अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिरसमाती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 36। उसके मतहत अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी पुलिस इंस्पेक्टर भी थे जो ख़ास तौर पर तजर्बेकार थे, लेकिन अहम वारदातों की सुराग रसानी वो अपने हाथ में रखता था। मेरा जी चाहता कि वो कहीं चला जाए तो मैं शहनाज को एक नज़र देखूं कि वो किस हाल में है। हकीकत ये थी कि मैं बग़ैर काम और इजाज़त के उसके बंगले पर जा ही नहीं सकता था। मैंने बहुत कोशिश की कि शहनाज को जहन से निकाल दूं, लेकिन कुछ ऐसी वाबस्तगी हो गई थी कि शहनाज मेरे जहन में ही चिपकी रही। शहनाज को एसपी के बंगले में गए 2 दिन हो गए थे। मैं टहलता टहलता एसपी मेडोज़ के बंगले के करीब से गुज़रा। उसका बंगला इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सी जगह खाली छोड़ी हुई थी, जिसमें दरख्त और पौधे और इर्द गिर्द तकरीबन 4 फुट ऊंची फसील थी। मैंने बरामदे में बड़े अच्छे और दिलकश कद की एक औरत को खड़े देखा, जिसने साड़ी बांध रखी थी। उसके बाल खुले हुए थे। मुझे ख्याल आया कि इस औरत की मौजूदगी में भी मेडोज़ ने शहनाज को अपने बंगले में रख लिया है। ये औरत हिंदुस्तानी नहीं लगती थी। दूर से साफ नज़र आता था कि ये अंग्रेज़ औरत है, जिसने शौकिया साड़ी बांध रखी है। उसके बालों का रंग हिंदुस्तानी औरतों की तरह काला नहीं, ज़रा गहरा बादामी था। वो 2 नौकरों को सामने खड़ा किए कुछ कह रही थी। मैं आगे चलता गया और उसे देखता गया। जब उसका चेहरा कुछ और मेरे सामने आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो तो शहनाज थी। मुझे याद आया कि मेडोज़ ने कहा था कि ये लड़की अगर बालों में इतना ज़्यादा तेल ना डाले और बालों को हिंदुस्तानी तर्ज पर ना संवारे और इसका लिबास बदल दिया जाए तो कोई नहीं कह सकेगा कि ये हिंदुस्तानी लड़की है। मेडोज़ ने अपनी तबीयत की रंगीनी का ये मुजाहरा किया था कि उसने शहनाज के बालों से तेल धुलवा कर उसे बड़ी कीमती साड़ी में लपेट कर हिंदुस्तानी नहीं रहने दिया था। मैं खुद शक में पड़ गया था कि ये यूरोपियन औरत है। मेरे कदम रुकने लगे। शहनाज ने मेरी तरफ ना देखा। मेरी मजबूरी ये थी कि मैं एसपी के बंगले में बगैर किसी सरकारी काम के दाखिल नहीं हो सकता था। मैं बंगले की फसील से दूर हटता हटता दूसरी तरफ निकल गया। उसी रोज़ के पिछले पहर मेडोज़ ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। बैठो सिकंदर, उसने मुझे बिठाकर कहा। तुम शहनाज के मुतल्लक परेशान थे। अगर मैं ये कहूँ कि मैं शहनाज के साथ शादी कर रहा हूँ तो क्या तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी? हाँ साहब बहादुर, मैंने कहा। बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी औरतों के साथ शादियाँ की हैं, लेकिन आप पहले ही शादीशुदा हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं। ये मेरे लिए कोई मसला नहीं, उसने बेरुखी के अंदाज में जवाब दिया। मैं दरअसल किसी ऐसी लड़की की तलाश में था जो मेरे म्यार के मुताबिक हो। शहनाज के रूप में वो लड़की मुझे मिल गई है। मैं कोई एतराज़ नहीं कर सकता साहब बहादुर, मैंने कहा, और मेरी वो कुछ भी नहीं लगती। इतनी दिलचस्पी ज़रूर है कि वो किसी घर में आबाद हो जाए। आप उसे अंग्रेज़ी बोलचाल सिखा दें तो वो हर लिहाज से आपके काबिल है। साहब बहादुर, मैंने 2 रोज़ पहले आपको जो बात कही थी वो फिर कह देना ज़रूरी समझता हूँ, ये जानते हुए कि आप मुझे तवाहम परस्त हिंदुस्तानी कहेंगे। मैं अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ। उस पागल औरत की कोई भी पेशगोई गलत साबित नहीं हुई। शहनाज का जो मुस्तकबल उसने बताया था वो वैसा ही सामने आता जा रहा है। मैं डरता हूँ। सब इंस्पेक्टर सिकंदर, एसपी का लहजा ज़रा सख्त और संजीदा था। उसने अफसरों के लहजे में कहा, तुम पुलिस के अफसर हो और तुम्हें स्पेशल ब्रांच के सुरागरसां हो। अगर तुम किसी भी वहम में मुब्तला रहे तो हम समझेंगे कि तुम स्पेशल ब्रांच तो दूर की बात है, तुम पुलिस के भी काबिल नहीं, और तुम बहुत ज़हीन और अक्लमंद जवान हो। मैंने तुम में 1-2 ऐसी खूबियाँ भी देखी हैं जो अंग्रेज़ अफसरों में भी कम ही देखने में आई हैं। अकल से काम लो। ठीक है साहब बहादुर, मैंने कहा, मुझ में एक खूबी या खामी और भी है जो शायद आपने महसूस नहीं की।
मुझे लगता है कि जैसे एक नहीं 2-3 रगें मुझ में फालतू हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं आने वाले वक्त को देख लेता हूँ, लेकिन मुझे एहसास सा हो जाता है जैसे कुछ होने वाला है, और जो होने वाला है वो अच्छा नहीं होगा और उसकी पेशबंदी कर लेनी चाहिए। मुझे खुशी महसूस हो रही है कि शहनाज एक बड़े अफसर की बीवी बन रही है, लेकिन मैं अपने दिल पर बोझ महसूस करता हूँ और ये बोझ मुझे डरा रहा है। तुम अक्लमंद हो सकते हो सिकंदर, मेडोज ने कहा, और तुम अक्लमंद हो भी, लेकिन तुम्हें अमली ज़िंदगी का अभी इतना तजर्बा हासिल नहीं हुआ जितना मैंने हासिल किया है। बोझ जो तुम अपने दिल पर महसूस कर रहे हो वो ये है कि ये चाहते हुए भी कि शहनाज की शादी किसी अच्छे आदमी के साथ हो जाए। तुम नहीं चाहते कि वो तुमसे जुदा हो जाए। मैं जानता हूँ कि तुम अपने इस्लामी कानून के मुताबिक सौतेली माँ के साथ सिर्फ माँ बेटे का ही ताल्लुक़ रख सकते हो। फ़िक्र मत करो सिकंदर, मुझे तुम्हारे साथ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मेरे मातहत हो और सबसे जूनियर सब इंस्पेक्टर हो, लेकिन तुम्हारा काम और तुम्हारी अक्ल देखकर मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ। शहनाज के साथ आपने बात की होगी साबे बहादुर, वो बहुत खुश है, मेडोज ने जवाब दिया, और फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा, ठीक है सिकंदर, तुम जाओ और देखो हमीदुल्ला खान और अयूब के केसों में जो गवाह तैयार किए जा रहे हैं वो तुम जानते हो कि पेंडिंग वाले हैं। ख्याल रखो कि कोई गवाह गड़बड़ ना करे, उनको डरा कर रखो, उनको इनाम हम देंगे। ठीक है साबे बहादुर, मैं सैल्यूट करके मेडोज के दफ्तर से निकल आया। हकीकत यह है कि मुझे खुशी थी कि शहनाज को खुदा ने ऐसा हुस्न दिया था कि इतना बड़ा अंग्रेज़ अफसर उसे बीवी बना रहा था, और वैसे भी मुझे शहनाज को अपने लिए ऐसा टेढ़ा मसला नहीं बना लेना चाहिए था। हमीदुल्ला और अयूब के केसों की तैयारी पर दूसरे अफसर मामूर थे, लेकिन मुझे और सुल्तान अहमद को भी उनके साथ रहना पड़ता था। अयूब का केस तो साफ था, पचीदगी हमीदुल्ला की केस में थी, क्योंकि उस पर ज़ैर दफ़ा 302 फ़र्द जुर्म आयद करवानी थी और कोर्ट में ये साबित करना था कि अपने दोनों मज़ाराओं को उसी ने कत्ल किया है। कत्ल का बायस ज़ाहिर करने के लिए मुझे भी गवाह के तौर पर पेश होना था। बताना यह था कि मुल्ज़म ने मुझे कत्ल करने का ये तरीका इख्तियार किया कि उल्टा लटका दिया, और मैंने दोनों मज़ाराओं को बेशुमार रकम पेश की तो उन्होंने मुझे खोल कर भगा दिया, और हमीदुल्ला ने इस जुर्म में उन्हें जान से ही मार डाला। उसका एक मज़ारा को वादा माफ गवाह बनाया गया था, जिसे बयान याद कराया जा रहा था। दूसरे गवाह भी झूठे थे, उन्हें भी बयान याद कराए जा रहे थे। ये एक किस्म की रहलसल थी। बाज़ औक़ात पूरी रात ही मगज़ खपाई में गुजर जाती थी। जिस रोज़ एसपी मेडोज ने मुझे अपनी और शहनाज की शादी के मुतल्लक बताया, वो दिन और वो रात भी गवाहों के साथ और मुकदमा तैयार करने वालों की मदद करते गुजर गई। अगली सुबह तलू हुई तो एक कांस्टेबल मेरे कान में कहने लगा कि मुझे अयूब बुला रहा है। वो अभी स्पेशल ब्रांच की हवालात में ही था। जब से वो बंधा हुआ था मैंने उसकी सूरत नहीं देखी थी। मैं किसी भी वक्त उसके पास तफ्तीश वगैरह के बहाने जा सकता था। उसने बुलाया तो मैं चला गया। हवालात के जिस कमरे में उसे रखा गया था उसमें वो अकेला था। सिकंदर, उसने कहा, मुझे बचाने के लिए कुछ कर रहे हो? मैं क्या कर सकता हूँ अयूब भाई, मैंने कहा। अगर मुकदमा मैंने तैयार करना होता तो कहीं थोड़ी सी झूल रख देता। कुछ करो सिकंदर, अयूब ने कहा। मैं ये सज़ा कबूल कर लूँगा कि मुझे नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए। अगर मुझे सज़ा हो गई जो 2 साल से कम किसी सूरत नहीं होगी तो मैं शरीफ और मुहज़्ज़म आदमी नहीं बनूंगा। मैं डकैत बनकर जेल से निकलूँगा और उन अंग्रेज़ों के लिए मुसीबत बन जाऊँगा। आप ये धमकियाँ किसे दे रहे हैं? मैंने कहा, मैं अंग्रेज़ तो नहीं। अब आपकी किस्मत जो कुछ है वो कबूल करें। मैं धमकियाँ नहीं दे रहा सिकंदर, उसने कहा। मैं मुजरमाना जहनीत का आदमी हूँ, इसलिए मैं डरता हूँ कि पक्का मुजरम बनकर बाहर आऊँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मुस्तकबिल को बचा लो। मैंने देखा है कि अंग्रेज़ अफसर तुम्हें बहुत चाहते हैं, कुछ करो। शहनाज कहाँ है? एसपी मेडोज उसके साथ शादी कर रहा है। क्या?
अयूब ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा, मजाक कर रहे हो? सच कह रहा हूँ अयूब भाई, मैंने कहा। शहनाज मेडोज साहब के बंगले में है, अगर आप उसे देखें तो पहचान ना सकें, वो नहायत खूबसूरत मेम बन गई है। सिकंदर, अयूब ने सलाखों में से हाथ बाहर करके मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, शहनाज मुझे छुड़वा सकती है, उसे कहो कि मेडोज साहब से मेरी सिफारिश कर दे। कहूँगा, मैंने कहा, अब मुझे जाना चाहिए। जाओ सिकंदर, अयूब ने कहा। शहनाज से कहो कि मेरा मुस्तकबल उसके हाथ में है। मैं अयूब के साथ झूठा वादा करके आ गया। कोई भी अंग्रेज़ अफसर किसी मुल्ज़म की सिफारिश नहीं माना करता था, सिफारिश करने वाला ख्वाह कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना होता। एसपी मेडोज तो और ज़्यादा सख्त अफसर था, और उसके अलावा मुझे क्या पड़ी थी कि जिस शख्स ने मेरे कत्ल का एहतमाम किया था मैं उसकी सिफारिश करवाता। मैं इतना ज़रूर महसूस कर रहा था कि अयूब के रूप में अंग्रेज़ों के लिए एक और डकैत तैयार हो रहा था। अयूब ने कानून के शिकंजे में आकर महसूस किया था कि वह मुजरमाना जहनीत का आदमी है, उसने डकैत ही बनना था। उस ज़माने में पुलिस से अगर कोई भगोड़ा होता तो वो डाकुओं के किसी गिरोह में जा शामिल होता था। एक और रात आई, तकरीबन 12:30 बजे फुर्सत मिली और मैं जाकर सो गया। बमुश्किल निसफ घंटा गुजरा होगा कि मेरे शोबे के एक ASI ने झंझोड़ कर मुझे जगाया। सिकंदर उठो। वह सख्त घबराया हुआ था, कह रहा था, उठो उठो, मेडोज साहब कत्ल हो गया है। मैं फर्श पर फेंके हुए गेंद की तरह उछल कर उठा। मेडोज साहब के बंगले तक पहुंचो, उसने कहा। मैं जिन कपड़ों में था उन्हीं में साइकिल पर सवार हुआ और एसपी मेडोज के बंगले की तरफ चला गया। जहन पर सिर्फ शहनाज सवार थी। मैंने मेडोज को बार बार खबरदार किया था कि इस लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने से गुरेज करे। फिर मुझे यह ख्याल आता था कि मेडोज को शहनाज ने कत्ल किया है। बेशक शहनाज शरीफ औरत नहीं थी, हमीदुल्लाह ने उसे दाश्ता बनाया था तो भी वो खुश थी, लेकिन मैंने उसमें एक तब्दीली देखी थी। एक ये कि मुझे उसने अपने आसाब पर सवार कर रखा था। दूसरी तब्दीली ये कि उसके ख्यालों में पाकीज़गी सी आ रही थी। मुझे यह सवाल परेशान कर रहा था कि क्या शहनाज इतनी ज़्यादा गैरतमंद और पाक दामन हो गई है कि उसने मेडोज को कत्ल कर दिया। ये ख्याल भी आता था कि मेडोज ने उसे इस्लाम तर्क करके SI बन जाने को कहा होगा। उसके साथ ही मुझे यह ख्याल भी आया कि शहनाज अगवा ही ना हो गई हो। कहीं ऐसा ना हुआ हो कि शहनाज को अगवा करने के लिए मेडोज को कत्ल कर दिया गया हो। यही कुछ सोचता हुआ मैं मेडोज के बंगले के फाटक में दाखिल हुआ। वक्त देखा, रात के 2 बज रहे थे। बंगले के तमाम कमरों और बरामदों की बत्तियां जल रही थीं। मैं बंगले के बरामदे में साइकिल फेंक कर अंदर गया। पुलिस के अफसर पहुंचे हुए थे, मुझे बुलाया गया। मैं उस कमरे में गया जहां से मुझे बातों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो बेडरूम था। वो पलंग के साथ साथ मिले हुए थे। एक पलंग पर एसपी मेडोज की लाश पड़ी थी। पलंगों की चादरें साफ थीं। लाश वाले पलंग की चादर खून से लाल और खून के छींटे दूसरे पलंग फोश पर भी पड़े हुए थे। मेडोज को खंजर या चाकू मारे गए थे और उसका पेट चाक था। सीने पर भी जख्म थे। मालूम होता था कि मकतूल को उठने की मोहलत नहीं मिली। मैं ये पूछना चाहता था कि शहनाज कहाँ है, लेकिन अंग्रेज़ पुलिस अफसरों की मौजूदगी में किसी से पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। यही हो सकता था कि शहनाज मेडोज को कत्ल करके लापता हो गई है या उसे अगवा कर लिया गया। मेरी ब्रांच के एक अंग्रेज़ पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे देखा। वो मेरे करीब आया और मुझे बाहर ले गया। बाहर जाकर मैंने देखा कि कुछ पुलिस अफसर बंगले के इर्द गिर्द फसील तक खाली जगह में घूम फिर रहे थे और उनके पास टार्चें थी। वो खुरे ढूंढ रहे थे। सिकंदर, अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ने मुझे कहा, मेडोज साहब के साथ एक औरत थी जिसका नाम शहनाज बताया गया है। पता चला है कि तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ है। हाँ साहब, मैंने कहा, मेरा उसके साथ गहरा ताल्लुक़ है। कहाँ है वो? यही है, उसने जवाब दिया। मैं तुम्हें उसके पास कमरे में ले जा रहा हूँ। हमें उस पर भी शक है। उसकी ज़हनी हालत बहुत ख़राब है। तुम उसके पास बैठो और मालूम करो कि मेडोज साहब के कत्ल में उसका कितना कुछ हाथ है। लेकिन सिकंदर, मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक़ है।
मैं इतना ही जानता हूँ कि उस औरत ने तुम्हें नवाबजादा हमीदुल्लाह की कैद से आज़ाद कराया था, और ये भी मुझे मालूम है कि ये औरत तुम्हारे शहर की रहने वाली है और उसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता भी है। बड़ा पाक रिश्ता है साहब, मैंने कहा। ये मेरी सौतेली माँ है, मेरा बाप मर गया है। ओह, अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ने कुछ हैरान सा होकर कहा, मुझे ये मालूम नहीं था। मेडोज साहब के कत्ल की तफ्तीश इलाके का SHO नहीं करेगा। तफ्तीश मुझे दी गई है और मुझे कहा गया है कि इस औरत को तुम अच्छी तरह जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी मदद के लिए साथ रखूं। बात बड़ी साफ है, मेडोज साहब को इस औरत की खातिर ही कत्ल किया गया है और कातलों का ताल्लुक नवाबजादा हमीदुल्लाह खान के साथ है। उन नवाबों को हम जानते हैं, हम उन्हें जागीरें देकर इतना दौलतमंद बना दिया है कि उनके दिमाग ख़राब हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा शक अगर दुरुस्त है तो ये औरत साफ बता दे। तुम इसे समझाओ कि तशद्दुद के बगैर बोल पड़े। आपने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? मैंने पूछा। उस औरत का गहरा ताल्लुक तो मेरे साथ भी है। ये शक हम पहले ही साफ कर चुके हैं, उसने हंसकर कहा। जो ही हमें इस वारदात की इतला मिली तो एक अफसर के कहने पर सबसे पहले तुम्हें देखा गया था। तुम अपने कमरे में गहरी नींद सोए हुए थे और उसके बाद तुम्हें बुलाया गया। मेडोज साहब ने मुझे बताया था कि शहनाज के साथ शादी कर रहे हैं, मैंने कहा, और इससे मुझे बहुत खुशी हुई थी। ये मेरे लिए एक नई खबर है, उसने कहा। मुझे ये बताओ कि शहनाज उस शादी पर खुश थी? बहुत खुश थी, मैंने झूठ बोला। मुझे शहनाज से ये पूछने का मौका ही नहीं मिला था कि वो इस शादी पर खुश है या नहीं। अगर मैं उस अंग्रेज़ इंस्पेक्टर से कह देता कि मुझे मालूम नहीं, तो शहनाज के खिलाफ शक की एक वजह पैदा हो जाती। ऐसी ही चंद और बातें पूछकर इंस्पेक्टर ने मुझे उस कमरे में दाखिल कर दिया जहां शहनाज सोफे पर बैठी हुई थी और उसने सर अपने हाथों में ले रखा था और वो आगे को झुकी हुई थी। उसने रेशमी नाइट गाउन पहन रखा था और उसके बाल खुले हुए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह शहनाज है। मेरे कदमों की आहट पर उसने मेरी तरफ देखा। मैं दरवाज़ा बंद करके आगे हुआ। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और उसके आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर वो तेज़ी से उठी और दौड़कर मुझसे लिपट गई। रो रो कर उसकी हिचकी बंद गई। मैं उसे तसल्लियाँ दे रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और बिठाया। होश में आओ शहनाज, मैंने उसे कहा। हालात बहुत बुरी तरह तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है और जिस तरह हुआ है मुझे लफ्ज़ ब लफ्ज़ बता दो। पहले ये बताओ कि इन अफसरों ने तुमसे कुछ पूछा है? हाँ, उसने जवाब दिया। उन्होंने पूछा था कि साहब को कौन मार गया है। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने वही जवाब दिया जो मैंने देखा है, शहनाज ने कहा। हुआ ये कि मैं गहरी नींद सोई हुई थी। साथ वाले पलंग पर ऐसे लगा जैसे दो आदमी कुश्ती लड़ रहे हों, और इसके साथ ही मुझे साहब के मुंह से निकली हुई ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे वह सख्त तकलीफ़ में हो। मैं बहुत तेज़ी से उठी और बल्ब जलाया। साहब अपने पलंग पर तड़प रहा था और उसके सारे जिस्म से खून फूट रहा था। दूसरी चीज़ ये देखी कि खिड़की में से कोई आदमी बाहर निकल रहा था। मुझे उसकी पीठ नज़र आई और उसके सर और गर्दन पर कपड़ा या पगड़ी लिपटी हुई थी। मैं दौड़कर खिड़की में जा खड़ी हुई। वो बरामदे में से उतरकर पिछली तरफ भाग गया। मैंने ये भी देखा कि बरामदे के बाहर एक और आदमी खड़ा था, वो भी उसके साथ भाग गया। अंधेरे में उन्हें पहचानना मुश्किल था और मुझ पर ऐसा खौफ तारी था कि मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। कमरे में देखा, साहब का जिस्म साकत हो चुका था। मेरी चीखें निकलने लगीं और नौकर दौड़े आए। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को टेलीफोन किया। शहनाज ने जिस लहजे और जिस अंदाज में मुझे ये बात बताई, और उसे साफ पता चलता था कि कत्ल में उसका हाथ नहीं। फिर भी मैंने उससे पूछा, अगर ज़रा सा भी उसका हाथ है तो वो मुझे बता दे। ये कैसे हो सकता है? शहनाज ने झंझलाकर कहा। तुम खुद सोचो सिकंदर, सुबह साहब ने मेरे साथ शादी करनी थी। क्या तुम साहब के इस फैसले पर खुश थी? हाँ सिकंदर, उसने कहा। मैं बहुत खुश थी। क्या तुम अपना मज़हब छोड़ देती? मैं कहाँ की मुसलमान रह गई हूँ, शहनाज ने कहा। मैं किसी शरीफ मुसलमान के घर में बसने के काबिल नहीं रही। साहब ने मुझे नई साड़ी पहनाई और अपने हाथों मेरा बनाव श्रृंगार किया, और जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैंने ये मानने से इनकार कर दिया
कि ये मैं हूँ, या ये वो धुतकारी हुई शहनाज है जिसे अब कोई मुसलमान घराना कबूल नहीं करेगा। क्या तुम्हें यह शक नहीं हुआ कि साहब तुम्हें धोखा दे रहा है? नहीं, उसने जवाब दिया। उसे धोखा देने की क्या ज़रूरत थी? मैं उसके कब्ज़े में थी, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। ये सही है कि साहब ने मुझे शादी से पहले ही बीवी बना लिया था, लेकिन उसमें मेरी रजामंदी शामिल थी। मैं तो बड़े खूबसूरत ख्वाब देखने लगी थी। वो अचानक चुप हो गई। एक दो लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर लपक कर मुझे अपने बाजुओं में लेकर रोने लगी। वो कह रही थी, मेरे साथ क्या हो रहा है सिकंदर? खुदा ने मेरे गुनाह माफ़ नहीं किए, मुझे अब मर जाना चाहिए। होश में आओ शहनाज, मैंने उसे कहा। अब इन जज्बाती बातों को जहन में ना लाओ और इतना ज़्यादा डरो भी नहीं। तफ्तीश हो रही है। तुमने जज्बात से मगलूब होकर ज़रा भी ऐसी वैसी बात कह दी तो ये अंग्रेज़ अफसर शक में तुम्हें परेशान करेंगे। ये भी याद रखो कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तफ्तीश करने वाले शरीफ लोग नहीं होते। मैं तुम्हें ख़राब होने से बचाना चाहता हूँ। मैंने तफ्तीश के अंदाज में उससे कई सवाल पूछे और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इस वारदात में शहनाज का हाथ नहीं और इस वारदात का शहनाज के साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं। अगर ताल्लुक़ होता तो वो यहाँ ना होती। मैं बाहर निकला। लाश पोस्टमार्टम के लिए जा रही थी। मैं तफ्तीशी अफसर से मिलना चाहता था, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। पता चला कि वो लोग फसील के साथ साथ खुरे देखते फिर रहे थे। मैं उनकी तरफ चला तो मुझे रोक दिया गया और बताया गया कि दो बड़े साफ खुरे मिले हैं। जो वापस बंगले के बरामदे में आन खड़ा हुआ और उसके बाद जो तफ्तीश हुई और जो सुराग मिले वो मैं मुख्तसर सुना देता हूँ ताकि मेरी इस आबीती का तसलसल कायम रहे। तमाम नौकरों को सबसे पहले अलग बिठा दिया गया था। वो चार थे। उर्दली जो कांस्टेबल था, खानसामा, उसके घर में आया हुआ एक मेहमान और एक नौकर। उनसे पूछा गया कि सब ने एक जैसा बयान दिया। वो शहनाज की चीखें सुनकर दौड़े आए थे। सब ने यही देखा था कि मेडोज़ की लाश पलंग पर पड़ी है और शहनाज कमरे में खड़ी चीख चिल्ला रही है। दो आदमियों के खुरे मिल गए। उनकी तफसील इस तरह है। दोनों खुरे फसील से बंगले की तरफ आए। खुरों के लिए ज़मीन बहुत अच्छी थी। फसील के करीब पौधे लगाने के लिए ज़मीन नरम की गई थी और उसमें खुरे इतने साफ थे कि उनके मोल्ड तैयार कर लिए गए। ये दोनों आदमी बंगले तक आए। फिर ये दोनों खुरे वापस उसी जगह पहुँचे जहाँ से ये फसील फलांग कर आए थे। फसील के बाहर देखा। फसील से थोड़ा परे कच्चा रास्ता था। वहाँ एक तांगा खड़ा रहा था। सिर्फ एक खुरा यानी एक आदमी के पाँव के निशान फसील के बाहर गए। यह आदमी तांगे इसमें सवार हुआ और चला। दूसरा खुरा फिर अंदर की तरफ आया, लेकिन बंगले की तरफ आने की बजाय उसका रुख सर्वेंट क्वार्टरों की तरफ था। कुछ आगे आकर यह खुरा बंगले की तरफ घूम गया और एक और तरफ से बंगले तक आया। ये बड़ा साफ इशारा था कि कातिल को बंगले के किसी नौकर की मदद हासिल थी। नौकरों से तफ्तीश शुरू हुई तो हर एक ने यह साबित करने की कोशिश की कि वह सोया हुआ था और वो शहनाज की चीखों की आवाज़ पर उठा और बंगले में दौड़ता हुआ आया। फिर हर एक नौकर से यह पूछा गया कि उन्होंने कोई ऐसा आदमी देखा होगा जो बंगले के पिछवाड़े फसील की तरफ से आ रहा होगा और शोर सुनकर बंगले में चला गया होगा। खानसामे और उर्दली ने बताया कि उन्होंने नए नौकर को फसील की तरफ से आते देखा था और रास्ते से ही वह बंगले की तरफ चला गया था। उस नौकर से पूछा कि वो कहाँ से आ रहा था तो उसने कहा कि वो सिनेमा देखने चला गया था, वापस पिछली तरफ से आया। वो कहता था कि उसने फाटक की तरफ से आने का चक्कर बचा लिया था और उसके जूते देखे गए। वो नंगे पाँव था। क्या तुम नंगे पाँव सिनेमा गए थे? तफ्तीशी अफसर ने उससे पूछा। वो घबरा गया और एक दो लम्हा बाद बोला, मैंने शोर सुना तो जूते उतार कर दौड़ा, क्योंकि एक पाँव का जूता पाँव को तंग कर रहा था और भागने नहीं देता था। चलो, उसे कहा गया, चल के दिखाओ कि अपने जूते कहाँ उतार फेंके थे। वो साथ चल पड़ा और एक जगह रुक कर इधर उधर देखने लगा। अब टार्चों की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सुबह तलू हो चुकी थी। साबे बहादुर, उसने कहा, मालूम होता है जूते कोई उठा कर ले गया है। जहाँ वो कहता था उसने जूते उतारे हैं,
वहाँ से जूतों का खुरा बंगले की तरफ आता था। दूसरी बात ये नोट की गई थी कि जब उसने कहा था कि उसने जूते उतार दिए थे, उसी वक्त उसके पांव देखे गए जो बिल्कुल साफ थे। उन पर ज़रा भी गिर्द नहीं थी। वो कमोबेश 30 कदम अपने बयान के मुताबिक नंगे पांव दौड़ा था। तफ्तीशी अफसर ऐसा अनाड़ी नहीं था कि उसकी हर बात मानता चला जाता। ये नौकर हिंदू था, राम स्वरूप उसका नाम था और उसकी उम्र 27-28 साल होगी।